स्टूडेंट्स, द्वितीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रेशम के बारे में, जो कि एक जांतव रेशा है। यह भी एक प्रकार के कीड़ों से प्राप्त होता है, जो कि शहतूत की जो पत्तियां होती हैं उनको खाकर जीवित रहते हैं। इन कीड़ों को बॉम्बैक्स मोरी कहा जाता है। इन कीड़ों का नाम है बॉम्बैक्स मोरी, जो कि शहतूत की जो होती है पत्तियां खाता है। इन कीड़ों को बॉम्बैक्स मोरी कहा जाता है और ये शहतूत की जो पत्तियां होती है उसको खाकर जीवित रहती है। इनका जो जीवन काल होता है वह बहुत ही कम होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इनका जीवन केवल 2 माह का इनका जीवन काल होता है लगभग। इनकी 4 अवस्थाएं होती है जिनमें से गुजरते हैं ये कीड़े। इनकी 4 अवस्था होती है। सबसे पहली जो अवस्था होती है वह होती है कीड़ा। कीड़े से वह लार्वा में स्थगित होते हैं। लार्वा से यह प्यूपा अवस्था आती है। प्यूपा अवस्था से वापस ये कीड़े बनते हैं। इनकी ये 4 अवस्थाएं होती है। अंडा, अंडे से लार्वा, लार्वे से प्यूपा और प्यूपा से वापस कीड़ा बनता है। ये इसकी अवस्था है, यानी कि ये जब अंडे देते हैं, अंडे से जब ये कीड़े बनते हैं उसमें ये 4 अवस्थाओं से गुजरते हैं, जिसके उपरांत वापस हमें रेशम का कीड़ा प्राप्त होता है। रेशम का जो रेशम है इसका जन्मदाता हम कह सकते हैं जो कि है चीन। जन्मदाता जो है वह कहलाया है चीन, क्योंकि यहाँ की जो दंत कथाएं हैं उसमें हमें बताया गया है कि चीन की जो महारानी है थी, यानी कि उसका नाम था सी लिंगची। यहाँ की जो महारानी थी, महारानी सी लिंगची, ये यहाँ की महारानी है, जो कि इन्होंने जो रेशम का हम कह सकते हैं कि सबसे पहले जो रेशम की जो खोज की थी वह इस चीन की महारानी ने की थी। वह जब सुबह सुबह अपनी चाय पी रही थी तो उसमें उस समय उन्होंने देखा कि एक रेशम का जो कीड़ा है वह पेड़ से लटक रहा है। तो उस रेशम के कोकून को लेकर उन्होंने, जो कीड़े का जो कोकून होता है उसको लेकर उन्होंने अपनी बची हुई चाय में डाल दिया। चाय में जैसे ही उन्होंने उसको डाला तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि तुरंत उसके थोड़ी देर के बाद उनमें से एक धागे नुमा कुछ चीजें निकल रही थी, जिसे कि रेशम कहा जाता है, रेशा कहा जाता है। वो एक रेशे के नुमा कुछ धागे निकलने शुरू हो गए। उस धागों को उन्होंने इकट्ठा किया। इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे कोकूनों को लिया और उनको गर्म पानी में डालकर बहुत सारे धागे एकत्रित किए। उन धागों से फिर उन्होंने रेशम का वस्त्र बनाया और वह वस्त्र बनाकर उन्होंने महाराजा को भेंट किया था। तो इस तरीके से उन्हें चीन का जो, इसीलिए उन्हें जन्मदाता कहा जाता है। फिर आता है कि उत्पादन क्षेत्र में कहा जाए तो सबसे पहला स्थान है वो है जापान का, और भारत का अगर कहा जाए तो भारत का स्थान, चौथा स्थान भारत का कहा गया है रेशम की उत्पादन के लिए। इस तरीके से रेशम का जो है उत्पादन और जन्म कहाँ हुआ ये मैंने आपको बताया। फिर आता है कि रेशम के जो प्राचीन नाम है, यानी कि रेशम को उनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि केटका, पट है, पीताम्बर है और पटवस्त्र है, चिनपट है, तसर है, ये सब आते हैं रेशम के प्राचीन नामों में।
रेशम के जो प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम कटीजा, पटवस्त्र, पीतांबर, ये सब आते हैं रेशम के पर्यायवाची कह सकते हैं या इनके प्राचीन नाम। उसके बाद आता है रेशम का उत्पादन। रेशम का उत्पादन किस तरीके से किया जाता है, तो इसमें सबसे पहले शहतूत की खेती की जाती है। फिर शहतूत की खेती के बाद कीड़ों को पाला जाता है। कीड़ों को पालने के बाद उनमें से कोकून की छटाई की जाती है। इस तरीके से सबसे पहले आता है शहतूत की खेती। शहतूत की खेती की जाती है, फिर कीड़ों को पाला जाता है। शहतूत की खेती जो कि मैंने आपको बताया, जो कि चीन में सबसे अत्यधिक मात्रा में की जाती है। इसके लिए इन कीड़ों को पालने के लिए सबसे पहले शहतूत की खेती की जाती है। इनकी शहतूत के पौधे लगाए जाते हैं, उनको उगाकर उनकी पत्तियों को खाकर ये जो कीड़े होते हैं वह जीवित रहते हैं। इसलिए सबसे पहले या जो पहला चरण है इसका, वह होता है शहतूत की खेती करना। उसके बाद ये कीड़े पाले जाते हैं। इनको कीड़ों को पालने के लिए एक ठंडा इलाका हम कह सकते हैं, यानी कि ठंडे पर्दे या ठंडे स्थान पर इनको रखा जाता है, जिसके कारण ये इनकी जो अंडे देते हैं वह लगभग 15 दिन में ये अपने अंडे देने शुरू कर देते हैं, 12 से 15 दिनों के अंदर। जिसको इन अंडों को या इन कीड़ों को एक सफेद वस्त्र में, लकड़ी के जो सफेद स्थान होता है उसमें रखा जाता है, जहां पर ये अंडे देने के लिए तैयार होते हैं। कीड़ों को पालने के बाद, इन कीड़ों को पालना सेरीकल्चर कहा जाता है। कीड़ों को पालने की जो प्रक्रिया की जाती है उसको सेरीकल्चर कहते हैं। फिर आता है उसके बाद कोकून की छटाई करना। कीड़ों को पालना है, जो मैंने अभी आपको बताया कि इसकी 4 अवस्थाएं होती है। कीड़ों को पालते समय ये 4 अवस्थाओं से गुजरता है: अंडा, लार्वा, प्यूपा और कीड़ा। जब ये अंडे देते हैं, ये कीड़े जब अंडे देते हैं तो ये लगभग, मैंने अभी आपको बताया, 12 से 15 दिनों के भीतर ये अंडे देने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और ये 2 या 3 दिनों में ही अंडे दे देते हैं। अंडे देने के बाद कुछ दिनों के बाद वह लार्वा में बनने, उनमें से, उन अंडों में से लार्वा निकलने शुरू हो जाते हैं, जिसकी जो लंबाई होती है वह लगभग 3 mm की इनकी लंबाई होती है। इसके बाद जो लार्वा बनते हैं वह लार्वा प्यूपा अवस्था में आते हैं। इस अवस्था में, प्यूपा अवस्था में आते ही लार्वा, जो मैंने आपको बताया कि इनमें से लार निकलते हैं। इन जो कीड़े होते हैं इनके मुख ग्रंथियों के पास 2 छिद्र होते हैं, उन छिद्रों में से ये लार निकालना प्रारंभ करते हैं, यानी कि तरल पदार्थ एक निकालते हैं। उन तरल पदार्थों को, जिसमें से कि 2 तरह के पदार्थ निकलते हैं, एक तो फाइब्रिन और सेरिलिन। तरल पदार्थ निकालते हैं जो कि फाइब्रिन और सेरिलिन, 2 तरह के ये गोंद निकलते हैं। ये 2 तरह के इनमें से गोंद निकलते हैं, जो कि ये तरल पदार्थ के रूप में मुख ग्रंथियों से निकाले जाते हैं। और कुछ ही देर बाद, या हम कह सकते हैं कि 24 घंटों के भीतर ही
ये लार्वा जो प्यूपा अवस्था में जो कीड़े होते हैं, यानी कि जो लार्वा होते हैं, वह इतनी तेजी गति से इन तरल पदार्थ को निकालते हैं या लार को निकालते हैं कि वह धीरे धीरे 24 घंटे के अंदर भीतर एक कोकून अवस्था में स्थगित हो जाता है, यानी कि एक कोकून बना लेते। इनके द्वारा, इन लार्वा के द्वारा, यानी कि जो सेरिसिन नामक जो पदार्थ निकलता है वह एक पूरे कोकून के जैसे सफेद, अपनी चादर की चादर, एक सफेद कलर की चादर बना लेते हैं और उस अवस्था, उस जो एक आकृति को है वह कोकून कहा जाता है, कोकून कहा जाता है। अब इन कोकून से जो कोकून रेशा बनाने के लिए जो होता है उनको अलग कर दिया जाता है और कुछ जो उच्च कोटि के कोकून होते हैं उनको आगे कीड़ा बनाने के लिए, कीड़े की अवस्था यानी कि कीड़ा बनाने के लिए आगे छोड़ दिया जाता है या रख लिया जाता है और उनको वापस आगे कीड़ा बनाने के लिए तैयार किया जाता है। और जो कोकून निम्न कोटि के होते हैं या जिनको उच्च कोटि के न होकर जिनका प्रयोग कीड़ा बनाने के लिए नहीं किया जाता है, उन कोकूनों को आगे रेशम का रेशा बनाने के लिए छटाई की जाती है। तो इस तरीके से कोकून की छटाई की जाती है। कोकून की छटाई करने के बाद आता है गोंद को ढीला करना। गोंद को ढीला करना, यानी कि मैंने अभी बताया कि कोकून में दो तरह के गोंद उपस्थित होते हैं, फाइब्रिन और सेरिसिन। इस तरल पदार्थ में ये जो गोंद होता है उसको ढीला किया जाता है। जब अगर अत्यधिक मात्रा में गोंद आपस में चिपका रहेगा तो उससे रेशे अलग नहीं किए जा सकते, तो इसलिए उस गोंद को ढीला किया जाता है। तो उसके लिए ये जो भी कोकून की जो हमने छटाई की है उन कोकूनों को गर्म पानी में डाला जाता है। गर्म पानी में डालने से उनकी नमी पाकर वह गोंद अपने उस स्थान को छोड़ देता है और थोड़ा ढीला हो जाता है, जिससे रेशे अलग किए जा सकते हैं। गोंद ढीला करने के बाद आता है धागे लपेटना। धागे लपेटना, जैसे ही गोंद ढीला होता है तो उससे रेशे प्राप्त कर लिए जाते हैं। उन रेशों से जैसे ही रेशे या धागा ढीला हो जाता है तो तुरंत उनको बड़ी बड़ी रीलों के द्वारा लपेट लिया जाता है। धागे ढीले लपेटने के बाद उन धागों से गांठें तैयार की जाती है। धागे लपेटने के बाद उनसे गांठें बनाई जाती है, यानी कि उनके जितने भी जो धागे लिए हैं उनको बड़ी बड़ी रीलों में लपेटा जाता है और गांठें बनाने के बाद उन गांठों को एक बड़ी सी बुक में, जो कि बहुत बड़ी बुक होती है, उसमें लपेटा जाता है। उनमें लपेटने के बाद उससे फिर धागा बनाया जाता है, तुरंत बाद धागा बनाया जाता है। जैसे ही इनमें से गोंद ढीला होता है और उनसे गांठें बनाए जाते हैं, उन गांठों को वापस साबुन के पानी से धोया जाता है, क्योंकि उसमें जो भी अशुद्धियां या और कोई गोंद उपस्थित होता है तो उसको, उस गोंद को हटाने के लिए उनको साफ पानी में धोया जाता है। उनको साफ पानी में धोने के तुरंत बाद उनसे धागों का निर्माण किया जाता है। धागा बनाने के बाद उनमें कुछ अवस्था तक गोंद चिपका रहता है, वह पूरी तरह या नष्ट नहीं होता है। तो इस कारण कई बार होता है कि धागा बनाने के बाद, यानी कि वस्त्र बनाने के बाद भी उनमें से गोंद को हटाया जाता है। गोंद हटाने के बाद आता है वजन बढ़ाना। कई वस्त्र ऐसे होते हैं रेशम के जिनके केवल इनके रेशों से ही उनके वजन नहीं बनाया जा सकता, तो उनमें कई बार अन्य धातु मिलाकर, जैसे कि टिन है, लोहा है, इस तरीके के धातु मिलाकर उनको और वजनी बनाया जाता है, ताकि वस्त्र जो बने उससे, उन रेशों से वह थोड़े वजनदार हो। वजन बढ़ाने के बाद आता है ब्लीचिंग करना। ब्लीचिंग की जाती है, यानी कि रेशों में जो इन प्रक्रियाओं के द्वारा रेशे गुजरते हैं तो उसके बाद वह कुछ गंदे या गुगले या पीलेपन उन रेशों पे
लग जाता है तो उन पीलेपन को हटाने के लिए ब्लीचिंग की जाती है, यानी कि उनको ब्लीचिंग पाउडर से धोया जाता है। ब्लीचिंग करने के बाद उन रेसों को रंगा जाता है। रंग रेसों ऊन की जैसे ही इन रेसों में भी कलर जो है या रंग है वह आसानी से चढ़ जाते हैं और बहुत ही मजबूती से बंधे रहते हैं। रंगने के बाद आता है छपाई। वस्त्रों को या रेसों को रंगने के बाद उनके ऊपर छपाई की जाती है। छपाई में बहुत ही अच्छी कलाकृतियां बनाई जाती है। छपाई के बाद आती है परिसज्जा। वस्त्र बनने के बाद उनमें जैसे छपाई की जाती है अलग अलग प्रिंट से, वैसे ही उनमें और अच्छा व सुंदर और आकर्षित लगने के लिए उनपे परिसज्जा की जाती है। इस तरीके से ये रेशम का उत्पादन मैंने आपको बताया। फिर आती है इसकी भौतिक विशेषताएं। भौतिक विशेषताएं और रासायनिक विशेषताएं। भौतिक विशेषताओं में जैसे कि सबसे पहले आपको पता है संगठन। ये प्रोटीन से बने होते हैं ये रेसे, जिसमें कि मैंने आपको बताया दो तरह के गोंद उपस्थित होते हैं, एक तो फाइब्रिन गोंद और सेरिसिन गोंद। तो फाइब्रिन जो होता है वह एक तरह का फाइब्रिन जो होता है वह प्रोटीन से बना होता है, जो कि प्रोटीन का होता है, और सेरिसिन जो होता है वह गोंद होता है। ये इसका संगठन है, यानी कि इनसे रेसे बने होते हैं। संगठन के बाद आती है इनकी रचना, जो कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने पर इसकी जो रचना है वह, यानी कि इनके जो रेसे होते हैं वह अत्यधिक चिकने, कोमल और दो अलग अलग रेसों से बने होते हैं। दो अलग अलग रेसों से बने होते हैं। रचना के बाद आता है इनका जो व्यास है। इनका व्यास बहुत ही कम होता है, जो कि होता है 0.00059 से लेकर 0.00118 इंच इसका व्यास होता है। फिर इसके बाद आती है इसकी लंबाई, जो कि होती है 300। इसकी जो लंबाई होती है, रेसों की जो लंबाई होती है वह होती है 300 से 1800 एम। ये होती है इसकी लंबाई। फिर आता है इसका रंग। रंग आता है इसका, जो कि होता है पीला उज्ज्वला। एक तरीके से कह सकते हैं इन रेसों का जो रंग होता है वह बहुत ही उज्जवल होता है, जैसे कि पीले रंग का है, भूरा है या क्रीम कलर का है, वो इनका रंग होता है। रंग के बाद आती है इसकी चमक, जो कि बहुत ही अधिक होती है या अधिक होती है। चमक के बाद आती है इसकी मजबूती, जो कि इसमें बहुत ही अधिक होती है, क्योंकि इनके जो रेसे होते हैं वह बहुत ही सटीक मात्रा में चिपके हुए होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। क्योंकि इसमें गोंद उपस्थित होते हैं इसलिए इनके रेसे बहुत मजबूती से चिपके रहते हैं, इसलिए इनकी जो मजबूती होती है रेसों की वह बहुत ही अधिक होती है। रेसों की मजबूती के बाद जैसे कि इसमें आता है अपघर्षण, प्रतिरोधकता, धूप का प्रभाव, पसीने का प्रभाव, प्रतिस्कंदता, प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता इसमें
अधिक होती है, लेकिन उनकी मात्रा में, उनकी जो रेशे होते हैं उसकी मात्रा में बहुत ही कम होती है। अब घर्षण प्रतिरोधकता यानी कि इनको रगड़ रगड़ के जो कपड़े धोए जाते हैं तो इनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। उसके बाद आता है धूप का प्रभाव, जो कि मैंने बताया कि धूप के प्रभाव इन रेशों पर नहीं पड़ता है। अगर इन्हें धूप में या प्रकाश की रोशनी में अगर रखा जाता है तो इनको कोई भी किसी भी तरीके की क्षति नहीं पहुंचती है। क्यों? क्योंकि इनमें जो रंग होते हैं वो बहुत ही मजबूती से, यानी कि बहुत ही उनकी अच्छी पकड़ होती है, इस कारण इनके रंग खराब नहीं होते। फिर पसीने का प्रभाव इन पर बहुत ही ज्यादा पड़ता है। जिस स्थान पर पसीना होता है उस जगह से उनके जो रेशे होते हैं, वस्त्र के जो रेशे, वह नष्ट हो जाते हैं और खराब होने के कारण वस्त्र फट जाते हैं। इस तरह ये थी भौतिक विशेषताएं। फिर आती है आपकी रासायनिक विशेषताएं, जिसमें कि अम्ल की बहुत अधिक मात्रा में, या हम कह सकते हैं जो सांद्र अम्ल होते हैं, सांद्र अम्ल काम में लेने पर इनमें ये क्षति पहुंचाते हैं, रेशों को क्षति पहुंचाते हैं। इसी तरह से जो क्षार होते हैं, यानी कि कंसंट्रेट जो क्षार होते हैं, वह भी इन वस्त्रों को क्षति पहुंचाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि कास्टिक सोडा है, डिटर्जेंट है, उसमें अगर कास्टिक सोडा अगर साबुन है, अगर इनको अत्यधिक मात्रा में अगर यूज लिया जाएगा तो जो कपड़े हैं वह रेशम के जो कपड़े होते हैं उनके रेशे खराब होने की संभावना अधिक होती है। इसलिए अम्ल क्षार्य को कंसंट्रेट मात्रा में लेना नहीं चाहिए, जिससे कि वस्त्र खराब नहीं हो पाए। उसके बाद आता है प्रकाश का प्रभाव। प्रकाश का प्रभाव, जो कि मैंने अभी आपको भौतिक अवस्था में बताया कि प्रकाश का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है, क्योंकि इनमें जो रंग होते हैं वह बढ़ती मजबूती से छड़े होते हैं, इनके प्रकाश धूप में इनको रखने पर इनके वस्त्र खराब नहीं होते हैं। फिर आता है रंगों का प्रभाव। रंगों का प्रभाव कि इनपे रंग बहुत ही मजबूती से चढ़े होते हैं, आसानी से चढ़ते हैं। फिर लास्ट आता है पसीने का प्रभाव। पसीने का प्रभाव, अगर पसीना अत्यधिक होता है या जिस स्थान से पसीना होता है उस स्थान का जो रेशा होता है वह खराब हो जाता है और वह नष्ट हो जाते हैं, जिससे कि वस्त्र फट जाते हैं या बहुत ही गुगले या वहां का जो रंग होता है वह खराब हो जाता है। इस तरीके से ये थे इसके रासायनिक विशेषताएं। तो आज मैंने आपको रेशम के कीड़ों के बारे में, रेशम का जो रेशा है वह कैसे प्राप्त किया जाता है, रेशम के पर्यायवाची या प्राचीन जो नाम है वह क्या है, उसका उद्गम स्थान क्या है, कैसे रेशा सबसे पहले कहाँ बना था, किस तरीके से बना था, उसका उत्पादन कैसे हुआ, यानी कि रेशे से लेकर रेशे के वस्त्र कैसे बने, उनके सारे पॉइंट्स मैंने बताए हैं। फिर उनकी विशेषताएं बताई है, भौतिक विशेषता और रासायनिक विशेषताएं। तो इन सब के द्वारा, यानी कि इन प्रक्रियाओं के द्वारा जो रेशा है, रेशम का रेशा है, वह तैयार किया जाता है और उससे वस्त्र बनाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे हम अगली कक्षा में नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। धन्यवाद।